डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ETL, दैट इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा वेयर हाउसिंग में। इवन इसको कॉन्सेप्ट की जगह मैं इसको बोलूंगा प्रोसेस, क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं कंपनीज। जब भी हम डेटा वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो वहां पे ये तीन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पे सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्शन, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसके बाद डेटा को लोड करना। तो देखो, मैं आपको विद एग्जांपल्स के साथ यहां पे बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सारी कहानी। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे आपसे कहीं पे भी पूछ लें, किसी इंटरव्यू में पूछ लें, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी पूछ लें कि आपको कोई ऐसा टूल पता है जो एक्चुअल में ETL करता हो, तो यस आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट SSIS सर्विसेज है। इन्फॉर्मेटिका का टूल है पावर सेंटर जो ये काम करता है। इसके अलावा अपाचे स्पार्क आप एग्जांपल दे सकते हो जो रियल लाइफ में ETL का काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। अब देखो क्यों करना है, ETL करना क्यों है। आप सिंपल से एग्जांपल लो, मैं दो एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे रिलायंस के स्टोर्स है, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, ये आपने सुने ही होंगे नाम। अभी रिलायंस के अगर हम स्टोर्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके, 2500 या 2600 के अराउंड स्टोर्स होंगे। अब देखो इन स्टोर्स में होता क्या है, प्रोडक्ट की सेल होती है, मतलब वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फल फ्रूट्स हैं, ये वो, उनकी क्या हो रही है, डेली बेसिस पे सेल हो रही है। अब ये जो सेल होती है एट द एंड क्या होता है, बिल होता है। अब उस बिल में क्या आता है, कौन सा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की आईडी क्या थी, कितने में बिका, क्या है प्रोडक्ट की लोकेशन, क्या है कस्टमर जिसने खरीदा उसका फोन नंबर क्या है, कितने का अमाउंट था। तो एक तरह से एक डेटा जो है वो वहां पे कलेक्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। अब देखो एक स्टोर पे रोज की हजारों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और इतने स्टोर्स हैं हजारों, तो देखो रोज की लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को हर एक स्टोर अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा नहीं कि मुंबई वाले अपने पास रख रहे हैं, बेंगलोर वाले अपने पास रख रहे हैं। अरे यार एट द एंड ये है तो रिलायंस का प्रोडक्ट ना, तो उनको ये सारा डेटा एट द एंड कलेक्ट करके एक जगह पे रखना जरूरी है, ताकि उस सारे डेटा पे फ्यूचर में कुछ काम किया जा सके। पता लगे कौन सा स्टोर अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टोर बेकार चल रहा है, किस स्टोर में कौन सी आइटम ज्यादा चल रही है, किसमें कम चल रही है। तो ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो डेटा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मल्टीपल डेटा सोर्सेज है, वही आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास मल्टीपल जो है वो रिटेल स्टोर्स है रिलायंस के, तो उन सारे स्टोर्स में लोकली डेटा पड़ा है, लेकिन शाम को कह सकते हो, रात को एक फिक्स टाइम कर सकते हैं। वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी ने एक टाइम पे रात को लेट्स सपोज 8 बजे, तो उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि यार ये सारा डेटा कलेक्ट होके एक जगह पे आएगा। सिर्फ बस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, मतलब आपकी फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, डेटाबेस हो सकता है, या फिर इसके अलावा मल्टीपल टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कोई फोटोज हैं, वीडियोज हैं। तो ये सारा डेटा सबसे पहले कलेक्ट करना जरूरी है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बैंक की मर्जिंग होती है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो मर्ज होके एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे SBI। अब SBI बैंक का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था। इन सबको मर्ज करके एक बैंक बना दिया SBI, जो कि ऑलरेडी था ही। लेकिन अब इतने बैंक्स का अपना खुद का डेटा था, उसको मर्ज करके एक जगह पे लाना जरूरी है। तो यही सिंपल सा एग्जांपल है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे पहले इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब डेटा को इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब यहां पे आपसे पूछते हैं कि ठीक है कर दिया, क्या करना, मतलब इससे फायदा क्या हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, सबसे पहले कि तो आपका सारा डेटा एक जगह पे आ गया और उस जगह पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे। वैलिडेशन रूल्स का मतलब क्या होता है कि यार जो डेटा कलेक्ट किया, क्या उसको कलेक्ट करने का कोई फायदा भी हुआ या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि डेटा कंप्लीट ही नहीं है, इनकंप्लीट डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो। फायदा क्या हुआ, डेटा में बहुत सारी डेटा जो है वो मिसिंग है, तो फायदा क्या हुआ। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं। वैलिडेशन रूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि आप उसमें लिखो और उसके हिसाब से डेटा को वैलिडेट करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है वहां पे वैलिडेशन में, जैसे डेटा की इंटीग्रिटी चेक होती है कि यार प्रॉपर प्राइमरी कीज है, फॉरेन कीज है, क्या आपस में डेटा प्राइमरी की फॉरेन की के अकॉर्डिंग डला भी है या नहीं डला। तो ये सारी चीजें जो है वो वैलिडेशन रूल में। ऐसे डुप्लीकेट, फ्यूचर में आपने डेटा को कलेक्ट करके इकट्ठा किया और आप कह रहे हो वाओ यार इस बार तो हमारी सेल 100 करोड़ की है,
बाद में पता लगा कि एक ही फाइल थी जिसमें 10 करोड़ की सेल थी, वो 10 बार कॉपी होगी और टोटल होके आपने उसको 100 करोड़ कर दिया। तो फायदा क्या हुआ यार, आपने डुप्लीकेट डेटा को इतनी बार कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो डेटा को डी डुप्लीकेट करना, ये सारी चीजें पहले स्टेप पे कर दोगे तो फ्यूचर वाले स्टेप्स में इजी हो जाएगा। अदरवाइज एक गलती अगर आपकी अगले स्टेप पे चलेगी तो वो गलती आगे 4-5 गलतियों में आएगी। मतलब वो कहते हैं ना कि एक झूठ अगर आपने गलती से बोल दिया तो 100 और बोलने पड़ते हैं, वो वाली बात यहां पे बन जाएगी। तो इसीलिए पहले बार में ही आप सच बोल दो, पहली बार में ही एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करो। उसके बाद आ जाता है डेटा को ट्रांसफॉर्म। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इसको अच्छा कर दिया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में कहानी क्या होती है, जैसे डेटा को क्लीन करना, मतलब डेटा को साफ करना। अब डेटा को साबुन से और उससे थोड़ी ना साफ कर रहे हैं, डेटा को साफ करने का मतलब क्या है, मिसिंग वैल्यूज अगर है, नल वैल्यूज है, उनको हटाओ या उनमें कुछ डमी डेटा भरने की कोशिश करो। अगर डेटा आपका डुप्लीकेट है तो उसको डुप्लीकेशन से हटाओ, मतलब डी डुप्लीकेट वहां पे करो। एरर्स है तो एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करो। डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट करो। अब आपके स्टोर्स इंडिया में भी है, बाहर भी है। अब इंडिया में तो आईएनआर चल रहा है, बाहर जो है वो डॉलर चल सकता है, कहीं पे आपके रियाल चल सकते हैं। तो यार आपको करेंसी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग जो है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग भी आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग के हिसाब से डेटा को प्रॉपर रखना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग की, क्लीनिंग की डेटा को। अब इतने बड़े डेटा को आपने इंटीग्रेट किया है तो उसमें प्रॉपर आपको ज्वाइन लगाने पड़ते हैं, फिल्टर लगाने पड़ते हैं, एग्रीगेट करना पड़ता है डेटा को, ताकि टोटल सेल, टोटल प्रोडक्ट कितने बिके हैं, वो सारी चीजें आप निकाल सको। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छा मॉडलिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप बोल सकते हो कि डेटा को प्रॉपर मॉडल में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिग डेटा में हम लोग बात करते हैं कॉलम डेटाबेस की, कि कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। आरडीबीएमएस में हम लोग बात करते हैं टेबल्स की। ऐसे डेटा वेयर हाउस में हम लोग बात करते हैं स्टार्स एंड स्नोफ्लेक स्कीमा की, मतलब डेटा को स्टार मॉडल या स्नोफ्लेक मॉडल के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। और फिर उसके बाद जब एक प्रॉपर मॉडल तैयार हो गया, फिर उस डेटा को फाइनली क्या करना है, लोड करना। मतलब हमारा जो वेयर हाउस है उसमें डेटा को, साफ सुथरे डेटा को लोड कर दो, ताकि इन फ्यूचर इसके ऊपर फर्दर जो भी डिसीजंस लेने हैं तो उस डेटा को पहले माइन कर सके, उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो ऐसा नहीं कि खराब चीज को ही डायरेक्ट लाके लोड कर दो वेयर हाउस में, फायदा ही नहीं होगा। और फिर इन फ्यूचर वही खराब डेटा आपको माइनिंग के टाइम पे गलत जो है वो रिजल्ट देगा। तो इसीलिए वो जो एरर्स है अगर पहले स्टेप पे हटाई जाए तो लास्ट स्टेप तक आते आते वो एरर्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसीलिए ईटीएल का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कहीं पे भी आपको पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू जी।